मशरिक़ वस्ता की जंग में अमेरिका को बड़े नुकसानात का सामना। इराक में अमेरिका का फ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया। सेंटकॉम ने तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारे में 6 अमेरिकी फौजी सवार थे, जिनकी तलाश जारी है। वाक़या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पेश आया। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचाई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने हमले में एक फौजी अफसर की हलाकत और मुताद्दिद के जख्मी होने की तस्दीक की है। जबकि सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल किया गया है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की हरगाल भी जारी है। तल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शिमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से जायद सेहूनी जख्मी हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान के हमलों से अमरीकी तंसीबात को बड़ा नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक पर 3133 से जायद हमले किए। अमरीका के 17 फौजी, सिफारती और दिफाई तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौजियों की हलाकतें भी हुई। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सब अच्छा की रट लगा रहे हैं। कहते हैं ईरान जंग में अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, हमारी फौज बहुत अच्छा काम कर रही है, सूरत हाल तेजी से बदल रही है, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। यह हमला 47 साल के दौरान हो जाना चाहिए था। The situation with Iran is moving along very rapidly. It's doing very well. Our military is unsurpassed. There's never been anything like it. Nobody's ever seen anything like it. And we're doing what has to be done. Should have been done during a 47-year period. Could have been done by a lot of different people. They chose not to do it. But they really are a nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. मशरिक़ वस्ता में लगी जंग की आग बुझाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का इंतहाई अहम दौरा। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यादा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इस मौका पर खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमन के मुश्तरका मकसद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। मकसद आलमी रसद बढ़ाना है। ये इजाज़त रूसी हुकूमत को माली फ़ायदे के लिए नहीं दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद का इंदिया भी दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने खलीजी कार्गो को रेड सी बंदरगाहों की तरफ मुंतकिल करने का फैसला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मंसूबे का मकसद आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखना है। बुहैरा अहमर की बंदरगाहें मुतबादिल तिजारती रास्ता बन गई हैं। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक जा सकती हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मजीद हो सकते हैं, कितने गहरे हो सकते हैं? देखिए, इस पर जो बात इम्पोर्टेंट है समझने की कि वॉर जो होती है वो फ्लक्स में ले जाती है चीज़ों को। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20 से 25% यानी कि तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स अ डे फ्लो करता है। अगर G7 कंट्रीज मिला के 400 मिलियन बैरल रिलीज भी करती हैं और लेट से कि पर डे रिलीज करती हैं 10 से 15 मिलियन, फिर भी एक शॉर्टफॉल रहती है और ये 10 मिलियन या 15 मिलियन अगले 20, 25, 30 दिन चल सकता है। इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि हम वॉर नहीं डिटरमिन कर सकते, पर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो ऑयल इंपोर्टिंग हो या कोई भी ममालिक, और इस वक्त वर्ल्ड ओवर वो अपनी डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स जो हैं वो लेने हैं। पाकिस्तान ने ज़रूर ये मेजर्स लिए हैं, पर इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। और अब आई थिंक कि वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलाने की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर तेल इस सतह पर रहता है तो ना सिर्फ इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ ऑयल बल्कि रिस्क प्रीमियम्स,
इंश्योरेंस प्रीमियम्स और अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होगी। हमें चाहिए इस वक्त कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट से और शॉर्टेजेस ऑफ ऑयल से और स्पेशली गैस से, क्योंकि एक चौथाई या 1/5 जो गैस भी है वो वहाँ से पास करती है, और पाकिस्तान चूँकि मिडल ईस्ट ही डिपेंडेंट है, और स्पेशली जो कतर के साथ LNG के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जिसमें फोर्स मजोर हो गया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क को अभी अपनी जो डिमांड मैनेजमेंट कंजर्वेशन मेजर्स हैं उनको फुल स्विंग में, और अगर जो अनाउंस्ड मेजर्स हैं उनसे भी आगे जाना पड़े, यानी कि वर्क प्लेस चेंजेस को स्ट्रेंथन करना पड़े, मोबिलिटी को स्ट्रेंथन करना पड़े, लोगों के डिस्क्रिशनरी बिहेवियर को, और कंजर्वेशन जो एक ओवरऑल अब बिल्डिंग्स पर भी सोचनी चाहिए, जो अभी हमने सोचा उस तरह से नहीं है, जो कि शायद वक्त अब डिमांड करता है विद द इवॉल्विंग सिचुएशन। तो हकान साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या ये डायरेक्शन ठीक है? और इसके अलावा ये भी हमें बताएं कि क्या ये महंगाई का तूफान मजीद आएगा, ऐसा कोई खतरा है मजीद? तो बहुत सी बातें इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान पर एक तो तेल की कीमत, तेल की अवेलेबिलिटी और इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन जो कि जनवरी में 5.8% थी, वो बढ़ के फरवरी में जब ये इम्पैक्ट नहीं आया था तो ऑलरेडी 7% पे चली गई थी। रमज़ान प्रेशर प्लस अब जो तेल ने इस वक्त स्पाइक दिखाई है, बिकॉज तेल का इम्पैक्ट डायरेक्टली भी आता है, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर जो प्रोडक्शन पे, और फिर लोगों की जेबों पे। तो ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तेल का आएगा, इससे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन शायद डबल डिजिट में चली जाए। ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट है। जो हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है, विच आई मीन इन द नेक्स्ट 6 to 8 months और 12 months, कि क्या रिमिटेंसेस, अगर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी जहाँ से पाकिस्तान की 55% रेमिटेंस आती है, ये बात बड़ी ज़रूरी है समझनी, और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज़ इस पर बड़ी कंसर्न होंगी इस वक्त, कि जहाँ से 55% आती है वो अगर इस वक्त डिस्ट्रेस में है, तो क्या रेमिटेंसेस इन द मीडियम टर्म स्लो हो सकती हैं, क्या वहाँ ग्रोथ स्लो हो सकती है, और फिर ओवरऑल अगर दुनिया की इकोनॉमी में ग्रोथ शेव ऑफ होती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है और मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, फिर आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो हमें इंश्योर करना है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 7%, पहले जो हमारे पास 8 माह का डेटा आया है PPS का, उसमें गुड्स की गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको संभाला देने के लिए क्या एडजस्टमेंट ज़रूरी हैं। और ये भी याद रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इन एग्रीकल्चर, इन फार्मास्यूटिकल कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में लाने की, वो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के, वो डिले हो सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल इम्पैक्ट। सही, यकीनी तौर पर इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका